तो फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी चेक करते हैं कितना टाइम हो रहा है और मैं कितने टाइम तक स्टे कर सकता हूँ पढ़ाई के लिए। ठीक है, अभी टाइम देख लीजिए आप, ध्यान से दिख नहीं रहा होगा। 8:26 हो रहे हैं, है ना? 8:26 हो रहे हैं और मैं अभी पढ़ाई चालू कर रहा हूँ और देखते हैं कब तक मैं स्टे कर पाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट नाउ। बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करेंगे तो दोनों बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। कन्वेक्शन यानी कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से टच करा के, और तीसरा जो मेथड है दैट इज इंडक्शन, बिना टच कराए भी किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करेंगे तो दोनों बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। कंडक्शन की बात करेंगे तो जिस प्रकार का चार्ज आप टच कराओगे, है ना, उस प्रकार का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सिमिलर नेचर का चार्ज वहां पर ट्रांसफर होगा। लेकिन ये चार्ज दोनों बॉडी पर इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, बराबर बराबर भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन देखिए, हम एक चार्ज बॉडी को पर और कम ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर दो केस है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आइडेंटिकल कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, साइज दोनों का अगर सेम है, तो ऐसे केस में दोनों पर सेम चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? देखो, कांटेक्ट से पहले कुछ होगा, कांटेक्ट के बाद चार्ज आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये कंडक्टर है, साइज दोनों का अगर सेम है, तो ऐसे केस में दोनों पर सेम चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? देखो, कांटेक्ट से पहले कुछ होगा, कांटेक्ट के बाद चार्ज आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, है, दोनों पे आधा आधा चार्ज आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें,
बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। आर नहीं बता सकते, तो उसको बताने के लिए हमें कूलम लॉ की जरूरत है। कूलम लॉ में बताता है कि दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगता है। अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं तो कूलम लॉ का फार्मूला क्या कहता है कि F = K Q1 * R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज का दोनों के बीच का डिस्टेंस। K की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। 1/4πε0 की ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अच्छा सर स्टेटमेंट वगैरह भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रैंक क्लियर। तो अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं तो कूलम लॉ का फार्मूला क्या कहता है कि F = K Q1 R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। 1/4πε0 की ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अच्छा सर स्टेटमेंट वगैरह भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रैंकली होकर के इसका ये फार्मूला हर जगह काम आता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट डिराइव करने कुछ बोले, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ रद्दी सा है। बस एक बात याद रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा K Q1 Q2 चार्ज का ना नेचर कभी नहीं लेते, चार्ज के सिर्फ वैल्यू ही लेते हैं कूलम लॉ में। क्लियर है? तो कभी भी याद रखिए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के मतलब कितना क्या फार्मूला है F = K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे कूलम लॉ की लिमिटेशन की। तो कूलम लॉ की तीन मेन बातें आपको याद रखना है कि कूलम लॉ बस रेस्ट यानी रुके हुए चार्जेस के लिए ही वैलिड है। दूसरी बात कूलम लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम लॉ वैलिड Q1 Q2 स्क्वायर। K की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। 1/4πε0 की ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अच्छा सर स्टेटमेंट वगैरह भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रैंकली होकर के इसका ये फार्मूला हर जगह काम आता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट डिराइव करने कुछ बोले, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ रद्दी सा है। बस एक बात याद रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा K Q1 Q2 चार्ज का ना नेचर कभी नहीं लेते, चार्ज के सिर्फ वैल्यू ही लेते हैं कूलम लॉ में। क्लियर है? तो कभी भी याद रखिए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के मतलब कितना क्या फार्मूला है F = K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रैंकली होकर के इसका ये फार्मूला हर जगह काम आता है। आपको जमाना नहीं पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट डिराइव करने को बोले, इसमें बस एक बात याद रखना, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा K Q1 Q2 चार्ज का नेचर कभी लेते हैं, चार्ज से वैल्यू लेते हैं कूलम लॉ। तो कभी याद रखिए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के कितना क्या फार्मूला है F = K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे कूलम लॉ की लिमिटेशन की। तो कूलम लॉ की तीन मेन बातें आपको याद रखना है कि कूलम लॉ बस रेस्ट यानी रुके हुए चार्जेस के लिए ही वैलिड है। दूसरी बात कूलम लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम लॉ वैलिड जो है नहीं रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम लॉ वैलिड नहीं होता है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी जो है वो रिपेल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नियम हमने पढ़ा है वो 10⁻⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा इसके बाद यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट ग्राफ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ ऑफ 15 मीटर से बड़ी हो। अगर तो करने कुछ बोले, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ रद्दी सा है, इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के मतलब कितना क्या फार्मूला है F = K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस। पहला चार्ज इंटू Q1 Q2 चार्ज का ना नेचर कभी नहीं लेते, चार्ज से वैल्यू लेते हैं कूलम लॉ। तो कभी याद रखिए दो चार्जेस के बीच में
कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के कितना क्या फॉर्मूला F के पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या इसके बाद बात करें कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन की, तो कूलम्ब लॉ की तीन मेन बातें आपको याद रखना है। कूलम्ब लॉ बस रेस्ट यानी रोटेबल चार्जेस के लिए वैलिड है, दूसरी बात कूलम्ब लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन की। तो कूलम्ब लॉ की तीन मेन बातें आपको याद रखना है कि कूलम्ब लॉ बस रेस्ट यानी रुके हुए चार्जेस के लिए ही वैलिड है, दूसरी बात कूलम्ब लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम्ब लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम्ब लॉ वैलिड जो है नहीं रहेगा। कूलम्ब लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम्ब लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10 -15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम्ब लॉ वैलिड जो है नहीं रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी जो है वो रिपेल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नियम हमने पढ़ा है वो 10⁻⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट ग्राफ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम्ब लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम्ब लॉ वैलिड जो है नहीं। रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी वो रिपेल नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया हमने पढ़ा है 10⁻⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए। कूलम्ब लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलम्ब लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलम्ब लॉ वैलिड जो नहीं रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी वो रिपेल नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया हमने पढ़ा है 10⁻⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1/r² में ग्राफ बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा बात रखनी है, दो पेयर आपको देगा है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेगी, कितनी साइड आपको? दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपेल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नियम हमने पढ़ा है 10⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट ग्राफ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेगी, कितनी साइड आपको? दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्जन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्जन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है, अच्छा, दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? रिपल्सन, क्योंकि देखो दोनों प्लस है तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा, वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेगी, कितनी साइड आपको? दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्जन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्जन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है, अच्छा, दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, क्योंकि देखो दोनों प्लस है तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर सर दोनों चार्जेस ऐसे इसमें भी रिपल्सन होता तो ऊपर ही दिखा देते, जिसका इंटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे बस हॉरिजॉन्टल का, या अगर रिपल है ना वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट आपको क्या सकता है कि फोर्स वर्सेस एफ वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा, है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेगी। कितनी साइड? आपको दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है? अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्सन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्सन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है? अच्छा, दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, क्योंकि देखो दोनों प्लस है तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर सर दोनों चार्जेस ऐसे इसमें भी रिपल्सन होता तो ऊपर ही दिखा देते, जिसका इंटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे बस हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F = Q0 × E। क्लियर है? F = Q0 × E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। जिस अगर रिपल्सन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है? और 1/r² के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा, है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेगी। कितनी साइड? आपको दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है? अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्सन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्सन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है? अच्छा, दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, क्योंकि देखो दोनों प्लस है तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर सर दोनों चार्जेस ऐसे इसमें भी रिपल्सन होता तो ऊपर ही दिखा देते, जिसका इंटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे बस हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्सन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्सन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है?
अच्छा, दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, क्योंकि देखो दोनों प्लस है तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर सर दोनों चार्जेस ऐसे इसमें भी रिपल्सन होता तो ऊपर ही दिखा देते, जिसका इंटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे बस हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। क्लियर है? F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। क्लियर? चार्ज फोर्स लगा सकता है उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे
पे कितना फोर्स लगेगा तो उसपे फोर्स लगेगा F q नॉट into E। क्लियर है? F q नॉट into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर उस एरिया को हम बोलते हैं जिसका इनटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे, बस क्या करेगा। चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F q नॉट into E। क्लियर है? F q नॉट into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो उस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F q नॉट into E। क्लियर है? F q नॉट into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, फोर्स लगा सकता है उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F q नॉट into E। क्लियर है? F q नॉट into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F q नॉट into E। क्लियर है? F q नॉट into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे फोर्स लगेगा F
नॉट इंटू ई। क्लियर है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ड बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए ड्रॉ करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ड बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बनेगी कि इलेक्ट्रिक गोल गोल निकल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ड बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होंगी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं ये सारी चीजों को हटा दो, ये कुछ नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर? अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ना एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक वायर है, उस पर चार्ज दिया गया है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं ये अगर मुझे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो किसी भी चार्ज के चारों होता वो इलाका वो रीजन जहां कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो उसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। क्लियर? F इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ड बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होंगी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं ये सारी चीजों को हटा दो, ये कुछ नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर? अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ना एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होंगी,
करते हैं तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ट बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए यानी कि इक्वल ऑपोजिट चार्ज के लिए बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होगी। क्लियर? अच्छा, यहां पर आपको क्या करना है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये सारी चीजें बता दूं, ये कुछ नहीं, इसको हम बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक वायर है, उस पे चार्ज दिया गया है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती है ना। और अगर मैं कहता हूं चार्ज शीट है, एक पेपर को चार्ज दे दिया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है। ये कॉर्नर पे आप लिखूं कि मेरे पास ना एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक वायर है, उस पे चार्ज दिया गया है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती है ना। और अगर मैं कहता हूं चार्ज शीट है, एक पेपर को चार्ज दे दिया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है। ये कॉर्नर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये रिपल्सन फोर्स के कारण है। इसको हम कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुड़ना यानी कर्लिंग इफेक्ट। ये कर्लिंग इफेक्ट जो है फाइनाइट यानी कि छोटे साइज के कंडक्टर में या फिर वायर में होता है, ठीक है। जबकि अगर वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बड़े साइज का है, तो हम इस कर्लिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुड़ना यानी कर्लिंग इफेक्ट। ये कर्लिंग इफेक्ट जो फाइनाइट यानी कि छोटे साइज के कंडक्टर में या फिर वायर में होता है।
होता है, ठीक है। जबकि अगर वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बड़े साइज का है, तो हम इस कर्लिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड़ना यानी कर्लिंग है। ये कर्लिंग इफेक्ट जो है फाइनाइट यानी कि छोटे साइज के कंडक्टर में या फिर होता है, ठीक है। जबकि अगर वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बड़े साइज का है, तो हम इस कर्लिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट या इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए ये कर्लिंग इफेक्ट जो है इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूं कि मुझे सकते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट या लॉन्ग चार्ज वायर के लिए ये कर्लिंग इफेक्ट जो है इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ड्रॉ करनी है दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में हम क्या देखते हैं कि दोनों सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली और इस प्रकार से मुड़ जाती है ड्यू टू रिपल्सन। बीच में जहां पर हम देखते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है और इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अगर दोनों चार्जेस बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में होता है, अगर दोनों चार्जेस बड़े छोटे हैं तो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो आप यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये मेटल की प्लेट पर उस प्रकार से बनेगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर। हालांकि पॉजिटिव से इस साइड निकल सकते हैं पर उससे पूरा बिल्कुल तो हम बस इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइन को ड्रॉ कर पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेस वायर में होता है, ठीक है। जबकि अगर वायर हमारे इफेक्ट जो है इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ड्रॉ करनी है दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में हम क्या देखते हैं कि दोनों सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली और इस प्रकार से मुड़ जाती है ड्यू टू रिपल्सन। बीच में जहां पर हम देखते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अगर दोनों चार्जेस बराबर के तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में होता है, अगर दोनों चार्जेस बड़े छोटे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो है छोटे वाले के पास में होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे वाले के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कम से कम 2-3 बार कि बराबर के तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में होता है, अगर दोनों चार्जेस बड़े छोटे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के पास में होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे वाले के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। क्लियर?
अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई आपको ना एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये मेटल की प्लेट पर कुछ इस प्रकार से जो है जाएगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर। हालांकि पॉजिटिव से इस साइड भी दिखा सकते हैं, बट उसने बोला था बिटवीन द प्लेट, तो हमने बस इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करा है। एक जरूरी बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है ना। अगर कभी भी आप ऐसे ड्रॉ ना करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ऐसे टकरा जाएगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको बताते हैं कि परपेंडिकुलर होती है ना। अगर कभी आप ऐसे ड्रॉ ना करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ऐसे टकरा जाएगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी और ऐसा नहीं होता कि वापस पॉजिटिव पर आ जाए, जहां भी नेगेटिव मिल गया वहीं पे ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ और कंटीन्यूअस कर्व है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जा रही थी और अचानक से नीचे मुड़ जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। स्मूथ कंटीन्यूअस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन। कंटीन्यूअस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन। कंटीन्यूअस का मतलब वहीं पे इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंक्लाइन हमें, तो हमने बस इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करा है। अच्छा, कंडक्टर की सरफेस पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी और ऐसा नहीं होता कि वापस पॉजिटिव पर आ जाए, जहां भी नेगेटिव मिल गया वहीं पे ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ और कंटीन्यूअस कर्व है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जा रही थी और अचानक से नीचे मुड़ जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। स्मूथ कंटीन्यूअस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे
मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। कंटिन्यूस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल सरफेस को हमेशा पर 2 मिनट में आया।
Hi, my name is Sanskriti Chaturvedi. I wanted to become a doctor. I got in contact with Ekidfly. I got to know. ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। इस प्रकार से वेक्टर को ड्रॉ करके जैसी बनती है ना। और अगर मैं कहता हूं चार्ज शीट एक पेपर को चार्ज दे दिया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है। ये कर्लिंग इफेक्ट जो है इग्नोर किया जा सकता है। पर दोनों चार्जेस बराबर के तो न्यूट्रल पॉइंट डिस्कशन जो काफी बार एक्सपोज है, हमने बस इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कंडक्टर कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी सारी
प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम होगी परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी, और ऐसा बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं थोड़ी देर में पे आ जाऊँ, थोड़ी देर में पे आ जाऊँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भूख को नहीं मैंने खाया तो खाना होगी अभी। ठीक है, छोड़ रहे हैं। इमेजिनरी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी और ऐसा नहीं होता कि वापस पॉजिटिव पर आ जाए। जहां भी नेगेटिव मिल गया वहीं पे ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ और कंटीन्यूअस कर्व है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जा रही थी और अचानक से नीचे मुड़ जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। स्मूथ कंटीन्यूअस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है? अच्छा, आगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, और यहाँ पर हमें समझना है कि यदि मेरे पास एक कोई चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण मुझे किसी भी पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, k q बाय r स्क्वायर। ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस उस पर ही डिपेंड करती है, किसी और चार्ज जैसे कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का चार्ज है, अगर इसको ऐसा नहीं होगा, मेटल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर लिखा गया है। इसको सब टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है? अच्छा, आगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, और यहाँ पर हमें समझना है कि यदि मेरे पास एक कोई चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण मुझे किसी भी पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, k q बाय r स्क्वायर। ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस उस पर ही डिपेंड करती है, किसी और चार्ज जैसे कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाले डेरिवेशंस कहते हैं। सबसे पहले डाइपोल, दो इक्वल एंड फॉर्मूला होता है, इस डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है? अच्छा, आगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, और यहाँ पर हमें समझना है कि यदि
पास एक कोई चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण मुझे किसी भी पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, k क्यू बाय आर स्क्वायर, ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस उस पर ही डिपेंड करती है, किसी और चार्ज जैसे कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिसको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाले डेरिवेशंस कहते हैं। सबसे पहले डाइपोल, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को, पेयर को, ग्रुप को हम इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिसको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाले डेरिवेशंस कहते हैं। सबसे पहले डाइपोल, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को, पेयर को, ग्रुप को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हम 12 कंसीडर करते हैं उस डिस्टेंस को कंसीडर करो, है ना, दोनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए हमने इसको यहां पर दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को भी असाइन करा है। ठीक है, यहां पर चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज, ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस उस पर डिपेंड करती है, किसी और चार्ज जैसे टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहां पर जो आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिसको एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले डेरिवेशंस कहते हैं। सबसे पहले डाइपोल, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को, पेयर को, ग्रुप को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हम 12 कंसीडर करते हैं उस डिस्टेंस को कंसीडर कर लो, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए हमने इसको यहां पर दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को भी असाइन करा है। ठीक है, और इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगाया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम्ब इनटू मीटर होती है। क्लियर? अच्छा, अब डाइपोल के कारण हमें दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल और सेम डिस्टेंस पर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हम 12 कंसीडर करते हैं उस डिस्टेंस को कंसीडर करो, है ना, दोनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए हमने इसको यहां पर दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को भी असाइन करा है। ठीक है, और इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगाया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम्ब इनटू मीटर होती है। क्लियर? अच्छा, अब डाइपोल
हम बाजार ब्लॉक करेंगे देख इसमें क्या लिख रहा है देखो इसमें क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूज दस बज गए हैं, 8:26 से चालू हुई, 10 बज गए हैं। यूट्यूब के ऊपर ये फुल वीडियो पा जाएगी, आपको सभी को सर्च कर लेना द प्रिंस वाइब या फिर @ द प्रिंस 4 वाइब ऐसे सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब के ऊपर पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स। कभी भी ये वीडियो बन सकती है अब।